रात्रि के 2 बज चुके हैं। आज 26 अक्टूबर और मैं चिंतित हूँ समाज के विषय पर, अपने जीवन के विषय पर। जीवन जीने के रास्ते तो बहुत थे, कहीं से भी जीवन की शुरुआत हो सकती थी, परंतु समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, इसलिए बहुत कुछ पीछे छोड़ते हुए मैं आज उस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि छोड़ते छोड़ते आज मेरे पास 10 रुपये बचे। कोर्ट जाने के लिए भी पैसा नहीं, और हमारा अपना समाज किस तरह का कार्य कर रहा है, इन विषयों की चर्चा करेंगे। विषय का नाम है दलित समाज और दलित समाज के अधिवक्ता। इस विषय की चर्चा कर लूं, इससे पहले आवश्यक है कि बुद्धों को नमन कर लिया जाए, क्योंकि हर बुद्धिजीवी के जीवन में ऐसे समय आए हैं, चाहे माननीय काशीराम हो, बाबा साहब हो या कोई, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक सुंदर याद तो बनती है। तो सभी बुद्धों को नमन करता हूँ। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सुंदर याद इसलिए भी है कि अपने 49 साल के जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि जेब में 10 रुपये बचे और अगल बगल के लोग बहुत उम्मीद लगाकर बैठे। दूसरी तरफ लोग ये भी उम्मीद लगाकर बैठे हों कि वो हमसे धन प्राप्त करेंगे। ऐसी दशा में स्थिति बड़ी विषम हो जाती है कि कितना सुंदर संयोग है। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन इस क्षण के आनंद को जरूर ले रहा।
हमारे भ्राता जी जो हमारे रूम पार्टनर भी हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कमरे का किराया देने का दायित्व मेरे ऊपर डाल दिया है कि अब मुझे किराया देना है। विगत 1 साल से मैं उनके साथ था, वो किराया दे रहे थे, राशन पानी का खर्च मैं देख रहा था। दिन पर दिन जब स्थितियां खराब होती गई तो मैं राशन पानी भी नहीं दे पा रहा था। अब उन्होंने किराया देने से भी हाथ खींच लिया। किराया मुझे देना है और मेरी जेब में 10 रुपए हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि मकान मालिक 2 महीने का किराया ड्यू है। उनकी अपनी समस्याएं होंगी, सभी समस्याओं के दौर से मोदी राज में गुजर रहे हैं, क्योंकि रक्षा सुरक्षा, हवाई जहाज पर जब धन खर्च होगा, अनावश्यक सड़कों पर धन खर्च होगा, तो आम आदमी की पॉकेट से तो धन कम हो ही जाएगा। और जहाँ लूट लूट कर लोग विदेशों में जा रहे हो और उन्हीं का धन माफ़ किया जा रहा हो, तो इस स्थिति से आम जनता गुजरे, ये बड़ी चीज़ नहीं। और अभी हमास और इजराइल की बात कर लें तो 250 धनाढ़ लोग जो गाजा की सीमा पर नंगा नाच कर रहे थे, उनको वापस लाने के लिए इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा, उसमें इजराइल और फिलिस्तीन के हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो गरीब तबके से थे, इसलिए मारे जा सकते हैं। लेकिन उन 250 लोगों को छुड़ाना ज़रूरी है, तो वो एक दूसरा विषय है। तो यहाँ पर एक विभाजन रेखा तो आई जाती है कि गरीब के जान की कीमत क्या है। चूँकि उस नंगे नाच में धनाढ़ परिवारों के लोग हैं, कुछ देशों के लोग हैं, तो वो प्रमुख हैं, वो महत्वपूर्ण है। बाकी उस संघर्ष में कितने सैनिक मार दिए जाएंगे महत्वपूर्ण नहीं है। उस संघर्ष में कितने आम नागरिक गरीब तबके के मार दिए जाएंगे, ये महत्व का विषय नहीं है। ऐसा होगा, होता रहेगा, जब तक कि आम नागरिक अपने जीवन की कीमत को नहीं समझेगा। अब हम लौटते हैं अपने विषय की तरफ। भूमिका में संयोग से जुबान पर इस आ गया तो कहना पड़ा कि मेरे जान की कीमत, मेरे ईमान की कीमत, मेरे सम्मान की कीमत क्या है। क्रमबद्ध रूप से चर्चा करते हैं, केस तो बहुत है, लेकिन इससे कुछ केसों की चर्चा करते हैं। इस एरिया में लोग पानी की समस्या से गुजर रहे हैं। पानी का टैंकर आता है, पानी बढ़ता है। पुरानी बस्ती है, पानी दूर से आता है, लंबे रूट से आता है। 40 साल पुरानी इस बस्ती में लोगों की अपेक्षा जल बोर्ड के पीछे लोग रहते हैं, लेकिन पानी बड़ा घूम कर आता है। तो जल बोर्ड के पीछे से पाइप निकाल कर डायरेक्ट दिया जा सकता है, सप्लाई अच्छी हो जाएगी, पानी साफ मिलेगा। लेकिन जल बोर्ड ये ना करके
टैंकर भिजवा देता है। शायद जल माफिया ऐसा चाहते होंगे, क्योंकि टैंकर से कितनी सप्लाई की जा सकती। वहाँ की जो जल माफिया है उनकी दुकान चलती रहे, इसलिए वो जेई के साथ साठगांठ करके ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं जेई पर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ जल बोर्ड के, क्योंकि मैं जल बोर्ड में गया और 2-3 प्रयास किए, ना तो जेई साहब फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही ऑफिस में बैठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो तभी हो सकती है जब वो किसी विशेष योजना में लगे हों, किसी इन्हीं विशेष व्यक्तियों का कुछ संरक्षण प्राप्त कर रहे हों। वरना ऑफिस टाइम ऑफिस के लोगों को तो पता होना चाहिए कब वो आएंगे और कब मिलेंगे। यही साहब से भेंट हुई, यही साहब भी के नियंत्रण में जेई साहब नहीं। तो अब पानी देना है, विधिक तरीके जिस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। एक अधिवक्ता होने के नाते, समाज का अधिवक्ता होने के नाते, दलित अधिवक्ता होने के नाते दलितों की समस्या का निदान करने का दायित्व तो हमारे ऊपर है। अब इस समस्या का निदान कैसे, जो विधिक प्रक्रिया है उसी के तहत करें। जब मामला मेरी संज्ञान में लाया गया तो मैंने चर्चा की, आपने अभी तक जो पत्र लिखा है वो गलत टेबल के लिए लिखा है, इसको सही टेबल के लिए सही अप्रोच के साथ लिखना है। तो मैंने कह दिया कि मैं इसको लिख दूंगा। तो जानते ही हैं कि मैं अधिवक्ता हूँ, तो खर्चा पानी पूछ लिया। मैंने बताया, जैसे खर्चा पानी की बात आई तो बोले हम अपने सोसाइटी के अन्य लोगों से बात कर लेते हैं। मैं बात कर, मैं शाम तक लेटर आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। शाम को मुझे सूचित किया गया कि समिति के सदस्यों का मत है कि लिखना पढ़ना तो आता ही है और वकील साहब ने तो बता ही दिया है, तो खुद ही लिख पढ़ लो, वकील साहब को फीस देने की क्या जरूरत है। ये हमारे समाज, दलित समाज का दृष्टिकोण है। दलित समाज दलित अधिवक्ता को रोटी देना नहीं चाहता। तो जब शाम को मेरे पास बात आई तो मैंने, भाई लेटर आपके पास पहुंच गया, अब आगे काम करो। तो भाई फीस नहीं देनी है मत देना, काम तो करो, लेटर आपके पास पहुंच गया। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि शाम को जब उनसे भेंट हुई उससे ठीक पहले उनके ही पड़ोस में एक अन्य सदस्य द्वारा मैं बुला लिया गया और पता लगा कि गली नंबर 13 और 14 में पानी की छीना झपटी में एक दूसरे का सिर फोड़ दिया। उसमें एफआईआर लिखी जानी थी। 2 पैरेलल केस चल रहे हैं, एक अन्य जगह के पानी की डिमांड है और दूसरा दूसरी ने लिखा। जब वो पत्र मुझे बुलाया गया और मैंने उनका पत्र को पढ़ा तो मुझे डाउट हुआ कि ये विधिकी भाषा में नहीं लिखा गया, ये एक उपन्यास लिखा गया। पूछ लिया किसने लिखा, तो पता लगा एक टीचर महोदय ने लिखा। तो मैंने
संयोग से वो टीचर सामने बैठे थे। मैंने उनको बताया, मैंने भाई इसमें ये त्रुटि है, अब आप कहते हैं तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, समय लगेगा। तब तक पता लगा कि ये मैटर कल का है। अब कल वो थाने में बैठे रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई, और आज उनके सर में वो चोट को लेकर वो लोग अस्पताल में हैं। और अस्पताल में डॉक्टर कह रहा है कि अगर आपको पुलिस केस करना है तो पहले पुलिस आए, और जब तक पुलिस नहीं आएगी मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। जब मुझे इस स्थिति का पता लगा कि वो लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो मैंने उनको कुछ अन्य राय दी कि आप ऐसे ऐसे कर लें। जो महिलाएं पानी की अप्रोच में थी, जिनका सर फूटा था, वो फ़ोन पर किसी चीज़ को समझने को तैयार नहीं थी, तो जो शिक्षक महोदय थे मैंने उनको भेज दिया। मैंने जाओ उनको ढास बंधाओ और वहीं काम को निपटा कराओ। वो शिक्षक महोदय हॉस्पिटल में बात तो नहीं की, उन महिलाओं को लेकर चले। मैंने यहाँ पर जब वो जहाँ मैं बैठा था वो लोग आ गए, तो मैंने चीज़ों सारी समस्या को सुना डायरेक्ट, महिलाओं से किसने किसको मारा और क्या हुआ। उसके पश्चात स्थिति की गंभीरता को ध्यान देते हुए उसी लेटर्स को मैंने करेक्ट करने की कोशिश की, ताकि थाना आसानी से समझ सके वादी कौन, प्रतिवादी कौन, किस पर क्या केस किया जाना है। उसी पर ठीक कराया और मैंने इसको आगे प्रोसीड करा, थाने में ले जाओ, हो जाएगा। वो थाने में ले गए। जो कल लेटर उनका नहीं लिया जा रहा था वो आज ले लिया गया, क्योंकि जो त्रुटि थी वो दूर कर दी गई। मैंने कहा उसके बाद आप उसी की रिसीविंग कापी लेके हॉस्पिटल चले जाइए, हो जाएगा। कंप्लेंट के बाद वो लोग हॉस्पिटल में नहीं गए, तो मैंने अगर जिप्सी नहीं ले जा रहे तो आप स्वयं जा सकते हैं। फिलहाल वो लोग घर लौट गए। शाम को जब मैं, शाम तो हो ही रही थी, बाहर निकला तो वो सदस्य दूसरे वाले जो डायरेक्ट पाइप को डलवाना चाहते थे, उनसे भेंट हो गई। मैंने फिर उन्हें समझाया कि समय रहते इसको कर लो, ये जैसे गली नंबर 13 और 14 में एक दूसरे का सर फोड़ दिया गया, किसी समय आपके यहाँ भी घटना हो जाएगी। उनको बात समझ में। नेक्स्ट डे हम उस केस को लेकर उन्होंने उस पर साइन करा लिए, बस्ती के लोगों के 50 लोगों के 50 लोगों ने साइन कर दिए, जो जिनकी सलाह थी कि अधिवक्ता महोदय को पैसा न दिया जाए। चलो कोई बात नहीं, समाज का काम है, कर देते हैं। मैं उस एप्लीकेशन के 50 लोगों के सिग्नेचर के साथ जब फोटो स्टेट के लिए गया तो मैंने 2 कॉपी करा। तो मुझे सलाह दे दी गई कि 2 की क्या ज़रूरत है, एक ही से काम चल जाएगा। उन्होंने 2 नहीं करे। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश की, तो सामने फोटो स्टेट करने वाला उनका मित्र, वो भी हमको सलाह देने लगा, ये 2 की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने भाई पिछले 40 साल से आप लोग यहाँ रह रहे, इस समस्या का खुद ही समाधान कर लेते, काहे अधिवक्ता को बीच में डाल रहे हो। तो ये स्थिति थी। मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद एक अधिवक्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि जो सदस्य है वो अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। अधिवक्ता को भी एक रिकॉर्ड की ज़रूरत है।
और जहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं तो एक से अधिक अधिकारियों को कागज़ दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 3 कापियाँ तो होनी चाहिए थी। लेकिन उन महोदय को समझ में नहीं आया, क्योंकि दलित समुदाय के दलित बस्ती, तो मुझे लगा कि ज़्यादा इंसल्ट हो रही, मैंने थोड़ा सा फिर जब उस लेटर को लेकर संबंधित जल बोर्ड में पहुंचा, अधिकारी से बात की, उनसे विषय पर चर्चा करके बाहर निकला, तो जो साथी मित्र थे उनके एक और मित्र आ गए। मैंने अब इसमें अगर अन्य को लेटर देना पड़े तो इसको कवर लेटर लगाकर दिया जा सकता। अब वो जो उनके मित्र आए वो कहते नहीं, ये लेटर ही गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तब फिर मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं फाइल वहीं छोड़ आया। और मैंने अब नए अधिवक्ता महोदय आ गए हैं, इनसे आप लेटर लिखवा लीजिए, ये कर लेंगे। कहने का आशा है, समाज में जो कार्य में अपनी योग्यता हासिल करता है उसको तवज्जो नहीं दिया जाता। खैर, मैं आ गया, वो बैठे रहे। जय साहब को तो नहीं आना था, और नहीं आए, शाम को लौटा। सूचना शाम को नेक्स्ट डे मिल गई कि जय साहब नहीं आए, हम लोग इतनी देर बैठे रहे। मैं ठीक है। अगले दिन फिर जाना था उनसे बड़े अधिकारी को, मैंने भाई उन्हीं को लेते जाओ। तो अब वो जो साथी सदस्य नहीं, वो उसका कवर लेटर नहीं बना। नहीं, मैंने बना ही नहीं सकते, नया लेटर लिख सकते हैं। तो मैं ठीक है, नया लिखवा लो, क्योंकि नया लेटर लिखवाओ 50 लोगों को, फिर साइन करो। तो कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले समाज में, दलित समाज में लोगों की संख्या ज़्यादा होती, इसलिए दलित समाज के लोगों का उत्थान नहीं होता। दलित इसीलिए दलित है कि वह कुशल व्यक्ति से कार्य नहीं कराते अपने, और अनावश्यक गिंजाई, जैसे अभी मैं अपने वीडियो 171 और 172 में कह चुका हूँ कि दलित समाज का जो दृष्टिकोण होता है गुंजाई वाला होता है। एक दूसरे पर चढ़ते रहना, कोई नेतृत्व नहीं होता, कोई लीडरशिप नहीं होती। इसके कारण इस समाज की प्रगति नहीं होती। खैर, ये बात अभी क्रमिक रूप से अभी आगे चल रही है कि क्या होता है देखेंगे। लेकिन जो 13 और 14 में जो सर फोड़ कर आए थे, तो उनका फ़ोन आ गया। बोले जो लेटर आपने दिलाया था उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कार्रवाई में आप चाहते क्या? आपकी पत्नी की आयु 40 साल, जिससे झगड़ा हुआ वो 20 साल की, उसका एक छोटा बच्चा। अब 20 साल की महिला को पानी लेने की जल्दी रही होगी, क्योंकि उसका छोटा बच्चा निश्चय ही बिस्तर पर होगा, कहीं दाएं बाएं होगा, गिर जाए, कोई चोट लग जाए, उसको जल्दबाजी होगी। आपकी पत्नी को इतनी समझ नहीं थी और उसके साथ सिर फोड़ा फाड़ी कर ली। अब आप क्या चाहते हैं कि उस औरत को हम लॉकअप में भिजवा दें? और वो अकेले तो जाएगी नहीं, उसका दुधमुहा बच्चा भी जाएगा, वो भी लॉकअप में रहेगा। मतलब फिर उन्होंने एक अन्य शिकायत की कि वो कह रही है अगली बार जब टैंकर आएगा तो हम फिर मारेंगे। हमने इसकी दोबारा शिकायत हो सकती कि उसने ऐसा कहा है, संबंधित पुलिस जाएगी, उसको समझाएगी और उसको आप लेटर लिखवा लीजिए, मैं लिख कर दे देता हूँ अगर ऐसा उसने कहा। और भाई आप उसका खर्चा पानी भी दे दें, क्योंकि पिछले का तो आपने दिया नहीं।
तो मुझे जवाब मिला कि हम मास्टर साहब से लेटर लिखवा लेंगे। तो अधिवक्ता को खर्चा ना देना पड़े इसलिए वो मास्टर साहब से लिखा लेंगे। और पिछली बार भी वो मास्टर साहब से लिखा चुके हैं, जिसको मैंने करेक्ट किया। भाई मैं क्यों करेक्ट करूं? और मैंने बताया कि हमारी स्थिति ये चल रही। तो ऐसी दशा में स्थितियां और परिस्थितियां ये है। अधिवक्ता अपना खर्चा भी निकाले, समाज के कार्यों के लिए समय और पैसा निकाले। फोटो स्टेट में भी किसी का पैसा लगता है तो उसको लगता है कि वकील साहब ही दे दें। कलम भी खर्च करें, टाइप भी खुद ही करें। समाज को ये सोचना पड़ेगा। आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए, अन्य विषयों की बात भी है, क्योंकि हम केस तो आते ही रहते हैं। और आज 10 रुपये हैं, कल 10 रुपये नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर विषय उठता है उस समाज के साथ क्यों सहानुभूति रखी जाए जो अपने समाज के लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखता। वो मास्टर से कंप्लेंट लिखा लेंगे। तो एक अधिवक्ता, और मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर रहा, हम भी टीचर का काम कर सकते हैं। हम टीचिंग के प्रोफेशन को बाधित कर सकते हैं। इंजीनियर होने के नाते मैं तो कई विषयों को पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी दशा में क्या एक शिक्षक को अधिवक्ता का कार्य करना चाहिए? कंप्लेंट लिखना और उपन्यास लिखना दो अलग अलग चीजें होती हैं। पहली त्रुटि तो उस टीचर ने ही की, सुशिक्षित व्यक्ति, और दूसरी त्रुटि वह व्यक्ति जो ये कह रहा है कि हम फिर टीचर साहब से लिखा लेंगे। विषय ये उठता है कि ऐसी दशा में हम न्याय के साथ खड़े। दो पार्टियां जब लड़ रही हैं तो जीतेगी तो एक। सभी ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि उनके अधिवक्ता उनको जिता देंगे, यानी दोनों पार्टियां एक साथ कैसे जीत सकती हैं? और अधिवक्ता की दी गई सलाह को यदि आप नहीं मानते तो समाज में विध्वंसी पैदा करेंगे। तुम्हारे मात्र अहंकार के लिए समाज में हम विध्वंस फैलाएं, मात्र इसलिए कि वह व्यक्ति एससी समुदाय से नहीं आता, इसलिए उस पर एससी एक्ट लगवा दें। बातें बहुत सी हैं। दलित एक्ट का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, उसी का परिणाम है कि थाने में भी लोग दलित एक्ट को लगाने से बचते हैं। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लोगों ने संज्ञान ले लिया, इसलिए निर्देश दे दिया कि इसके दुरुपयोग को रोका जाए। तो लिहाजा इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि दलित समाज के लोग भी सामाजिकता का ध्यान रखेंगे। अन्य समाज के ही नहीं, अपने समाज के अधिवक्ताओं का भी ध्यान रखेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ भेंट होगी। सबको मंगल, सबका कल्याण।